नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज सुनते हैं एक रोमांटिक कहानी जिसे लिखा है हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार भीष्म साहनी जी ने। ये कहानी है एक अनाथ लड़की के वैवाहिक जीवन में आने वाले संघर्षों की। अपने जीवन काल में उसे किन किन उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा, आइए सुनते हैं। आज से लगभग 80 साल पहले की बात है। उस ज़माने की बात है जब पंजाब में सिखों की अमलदारी को ख़त्म हुए बरसों बीत चुके थे और अंग्रेज़ों की अमलदारी जड़ जमा रही थी। हमारे कस्बे के बहुत से लोग खेती बाड़ी छोड़कर व्यापार और सरकारी नौकरी के लोभ से खिंचे हुए कस्बों के बाहर जाने लगे थे। कस्बे की दुकानों पर विलायती छींट बिकने लगी थी। इक्के दुक्के पादरी भी सफ़ेद बाना पहने कस्बे की गलियों में घूमते बच्चों को बताशे बांटते नजर आते थे। कस्बे की तंग अंधियारी गलियों में लोगों के पुश्तैनी मकान टूट फूट रहे थे। जगह जगह मलबे के ढेर लगे रहते। किसी घर की दीवारें टूट चुकी होती, लेकिन दरवाजे पर ताला चढ़ा रहता। गलियों में कुत्ते घूमते और खंडहरों में सांप रेंगते थे। इन टूटी फूटी सुनसान गलियों में अब भी वे लोग रहते थे जो पुरखों की जमीन जायदाद से चिपके हुए थे और ज़मीन से प्राप्त होने वाली 2 जून की रोटी से संतुष्ट थे। इन लोगों का रहन सहन अब भी वैसा ही था जैसे शताब्दियों से चला आ रहा था। कस्बा अब भी जात पात के मुताबिक अलग अलग मोहल्लों में बटा था। तेली, कुंभी, जुलाहे लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे। लड़कियों के ब्याह 9-9, 10-10 बरस की उम्र में हो जाते थे। आए दिन बीमारियां फैलती थी और एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए काफिले चला करते थे। देश भर में जमाना एक नई करवट ले रहा था, मगर लगता था जैसे हमारे कस्बे को अतीत का मरघट समझकर छोड़े जा रहा हो। पर ऐसे टूटे फूटे मृत प्राय कस्बे में जिंदगी की लौ बिल्कुल बुझी नहीं थी। कस्बे के बच्चे खंडहरों में छिपा लुकी खेलते, लड़कियां चांदनी रात में किरकलियां डालती, कभी कभी ढोलक भी बजती, कहीं प्रेम के किस्से सुनने में आते। उन्हीं दिनों कस्बे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल भी खुला था और कस्बे की सबसे सुंदर लड़की रुक्मणी ने अपना नाम भी लिखवाया था। दादी उस जमाने की बहुत सी बातें सुनाती है और सुनाते हुए अक्सर रिश्तेदारियों की लंबी व्याख्या में उलझ जाती है। तुम्हारे परदादा के चचेरे भाई का दामाद और उसकी मौसेरी बहन की सास की जेठानी इत्यादि। रुक्मणी का नाम हमने दादी के मुंह से कई बार पहले भी सुन रखा था, विशेषकर एक पागल के सिलसिले में जो दिन भर स्कूल के सामने डोलता और जगह जगह से रंगदार थिगलियाँ चुनता रहता। और रुक्मणी झूठी है कि एक ही वाक्य की रट लगाए रहता, बार बार बताए जाने पर भी कि रुक्मणी कब की मर चुकी है। उसके मन में यह बात नहीं बैठती और वह रोज वहीं पहुंच जाता था। हमें इसमें रोमांस का रंग नजर आता और हम दादी से आग्रह किया करते कि वह हमें रुक्मणी की कहानी सुनाए। दादी बताती है कि कस्बे में कोई बीमारी फैली और रुक्मणी के माँ और बाप दोनों मर गए। उस वक्त रुक्मणी की उम्र कोई 10 या 11 बरस की रही होगी। एक ब्राह्मण जो उसी गली में रहा करता था और उसके घर का पुरोहित था, रुक्मणी को अपने घर ले गया। दादी जब भी उस ब्राह्मण की चर्चा करती तो बड़ी घृणा से उसे मुआ ब्राह्मण कहकर पुकारती। रुक्मणी के माँ बाप की मृत्यु को कुछ एक दिन बीते होंगे कि मुए ब्राह्मण ने रुक्मणी का ब्याह रचा दिया। दादी कहती हैं उन दिनों उसी उम्र में ब्याह हुआ करते थे। 10 की लड़की हो तो ब्याह शादी के लिए माँ के पेट के 9 महीने मिलाकर उसकी उम्र 11 बरस मानी जाती थी। रुक्मणी की सगाई पहले ही खुकराइनों के मोहल्ले में हुई थी। दीवान मायादास का घर कस्बे में अच्छे खाते पीते घरों में से था। उनके 3 कुएं थे और कस्बे के ऐन बीच में एक बहुत बड़ी माड़ी थी। दीवान मायादास के 2 ही बेटे थे। रुक्मणी की सगाई छोटे बेटे से हुई थी। बड़ा किसी काम का नहीं था, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे और दिन भर खाट पर पड़ा रहता था। दीवान मायादास बारात लेकर आए, पर जब लग्न का वक्त आया तो दूल्हे का कहीं पता न चला। ब्राह्मण वेदी पर बैठा चिल्लाने लगा कि लग्न का समय निकला जा रहा है, जो टल गया तो विवाह नहीं हो सकेगा।
ऐन जब पौ फटने लगी तो दीवान मायादास ने अपने मृगी वाले बड़े बेटे को वेदी पर बिठा दिया। अंदर ही अंदर मुए ब्राह्मण ने साजबाज कर रखी थी। इस तरह रुक्मणी की शादी हुई और दीवान मायादास उसके माँ बाप की अच्छी खासी पूंजी समेट कर घर ले गए। न मालूम ब्राह्मण को बीच में क्या मिला, पर रुक्मणी को मृगी वाले के गले मर दिया गया। बुरा हुआ, दादी कहती, पर बुरा नहीं हुआ। रुक्मणी ठिकाने तो लग गई। जो ब्याह ना होता तो यतीम लड़की थी, ना जाने उसकी क्या गति होती। दादी के सभी तर्कों का ऐसा आधार होता। मायादास ने बहुत बुरा काम किया, लेकिन अपनी जगह उसने भी ठीक सोचा। छोटा तो तंदुरुस्त था, उसे तो लड़की मिल जाती। मिर्गी वाले को लड़की कौन देता, पर उसका घर भी तो बसाना था। मिर्गी वाला सारा वक्त खाट पर पड़ा रहता, पर जब उसे दौरा पड़ता तो वह घर के दरवाजे भी तोड़ डालता और जो हाथ लगता उसी से घर के लोगों को पीटने लगता था। उम्र में वह रुक्मणी से काफ़ी बड़ा था। दीवान मायादास की पत्नी मर चुकी थी। केवल 2 बेटे थे। उसका अपना परिवार तो बहुत छोटा था, लेकिन घर में बहुत लोग रहते थे। घर के ऐन बीचों बीच ऊंची दीवार थी। एक हिस्से में मायादास का परिवार रहता था और दूसरा उसके चारों भतीजों का था। दादी उन चारों भाइयों को भी कलमुहे लुच्चे कहकर पुकारती थी। दादी कहती हैं, उनमें से केवल एक ही अच्छा निकला और वह यही था जिसके साथ बाद में दादी की अपनी शादी हुई थी। इस तरह रुक्मणी कसाईयों के घर पहुंच गई, पर जिंदगी बड़े रंग बदलती है। दादी कहती है, शादी के 2-3 दिन बाद एक दिन जब अपनी माँ के साथ दीवान मायादास की माड़ी के सामने से गुजर रही थी, तब माड़ी के अंदर से बड़ा शोर सुनाई दिया। मिर्गी वाले को दौरा पड़ गया था। देखते देखते 2-3 आदमी गालियां बकते घर में से निकले और दूसरे क्षण मकान की छत पर वह मिर्गी का रोगी दिखाई दिया। दादी कहती हैं, उसकी माँ थर थर काँप रही थी और उसे हाथ में पकड़कर घसीटते हुए सामने मैदान की ओर ले जा रही थी। छत पर खड़ा वह पागल मुडेरों पर से ईंटें तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। ऐन उसी वक्त रुक्मणी भी भागती हुई बाहर आ गई। छोटी कोमल सी लड़की, अब भी उसने ब्याह के लाल कपड़े पहन रखे थे और हाथों और पाँवों पर मेहंदी का रंग था। वह ऊपर मुंह उठाए अपने पागल पति की ओर देखने लगी। दादी कहती हैं कि रुक्मणी को देखकर पागल ने ईंटें फेंकना बंद कर दिया। ना मालूम पागल के अंदर कौन भावना जागी या उसे इस मासूम पर रहम आ गया। उसने ईंटें फेंकना बंद कर दिया। थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर वहाँ से हट गया। दादी कहती हैं कि यह दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद जब भी कभी उसे दौरा पड़ता, वह आपे से बाहर हो जाता, घर वालों से मारपीट करता, तो रुक्मणी के सामने आ जाने पर या उसके मना करने पर फौरन रुक जाता। किस्मत की बात, पागल अपनी पत्नी के हक में अच्छा निकला और उस घर में केवल यह एक ही व्यक्ति था जो रुक्मणी के हक में अच्छा था। आए दिन जो घर में कोहराम मचा करते थे वे कम होने लगे और दीवान मायादास की नज़रों में भी बहू की साख पड़ने लगी। दादी सुनाती हैं कि इसके शीघ्र ही बाद वह अपनी माँ के साथ किसी काफिले में दूसरी शहर चली गई। कुछ साल तक उन्हें रुक्मणी की कोई खबर नहीं मिली, पर इस बीच पहले रुक्मणी के देवर की, जिसके साथ रुक्मणी की सगाई हुई थी, और कुछ अरसा बाद दीवान मायादास की मौत हो गई और पीछे केवल पागल और रुक्मणी रह गए। छोटे बेटे की मौत के बाद से ही मायादास बीमार रहने लगे थे और धीरे धीरे खाट के साथ जुड़ते जा रहे थे। उधर रुक्मणी बड़ी हो रही थी और उसका रूप निखर रहा था। दादी ही नहीं, हमारी जात बिरादरी की सभी बड़ी बूढ़ियाँ रुक्मणी के रूप की चर्चा करती थी। दादी तो एक ही वाक्य बार बार कहती है कि रुक्मणी इतनी सुंदर थी कि हाथ लगाने पर मैली होती थी। दीवान मायादास के भतीजे बड़े आवारा लड़के थे, आवारा और बदमाश। मोहल्ले की क्या, कस्बे भर की औरतें उनसे थर थर काँपती थी, मुंह छिपाती फिरती थी। उनमें से भी हरि नारायण बहुत बुरा था। रुक्मणी कभी आंगन में आकर बैठती तो वह खिड़की से सांप के फन की तरह सिर निकाल कर खड़ा हो जाता, कभी कंकड़ फेंकता, कभी आवाजें कसता था। दीवान मायादास हताश आंखों से कभी खिड़की की ओर देखते, कभी अपने पागल बेटे की ओर,
आखिर वह तड़प तड़प कर मर गए। सबको अपने किए का फल मिल जाता है। दादी तर्जनी उठाकर और सिर हिलाकर यह निष्कर्ष निकालती और साथ में अपने तर्कानुसार यह भी जोड़ देती, मायादास आदमी बुरा नहीं था, केवल लालची बहुत था। आने लगा कि लग्न का समय निकला जा रहा है, जो टल गया तो विवाह नहीं हो सकेगा। ऐन जब पौ फटने लगी तो दीवान मायादास ने अपने मृगी वाले बड़े बेटे को वेदी पर बिठा दिया। अंदर ही अंदर मुए ब्राह्मण ने साजबाज कर रखी थी। इस तरह रुक्मणी की शादी हुई और दीवान मायादास उसके माँ बाप की अच्छी खासी पूंजी समेट कर घर ले गए। न मालूम ब्राह्मण को बीच में क्या मिला, पर रुक्मणी को मृगी वाले के गले मर दिया गया। बुरा हुआ, दादी कहती, पर बुरा नहीं हुआ। रुक्मणी ठिकाने तो लग गई। जो ब्याह ना होता तो यतीम लड़की थी, ना जाने उसकी क्या गति होती। दादी के सभी तर्कों का ऐसा आधार होता। मायादास ने बहुत बुरा काम किया, लेकिन अपनी जगह उसने भी ठीक सोचा। छोटा तो तंदुरुस्त था, उसे तो लड़की मिल जाती। मिर्गी वाले को लड़की कौन देता, पर उसका घर भी तो बसाना था। उधर दीवान मायादास की देह फूंक कर आए, इधर इन भाइयों ने रुक्मणी का जीना दूभर कर दिया। हरि नारायण तो सीधे आंगन में घुस आता और तरह तरह की बकवास करता। रुक्मणी चुप अपनी कोठरी में बनी रहती और पागल सामने खाट पर पड़ा रहता। दादी कहती है कि वे बचपन से ही बड़ी धैर्य वाली थी, बड़े दृढ़ स्वभाव की थी। फिर एक दिन ना जाने रुक्मणी को क्या सूझा, सुबह ही सुबह घर से निकल गई और स्कूल में जाकर अपना नाम लिखवा आई। उन्हीं दिनों आर्य समाजियों ने कस्बे में लड़कियों का पहला स्कूल खोला था। रुक्मणी नाम तो लिखवा आई, लेकिन जब घर वालों को इसको पता चला तो उनके कान खड़े हो गए। चारों लुच्चे इसे बेपर्दगी और बेहयाई कहकर रुक्मणी के पीछे पड़ गए। वही हरि नारायण, जो खिड़की में खड़ा होकर आवाज़ कसता था, कंकड़ फेंकता था, अब रुक्मणी को फटकारता। ससुर मर गया है, पर हम नहीं मर गए। अगर फिर घर से बाहर कदम रखा तो हम टांगे तोड़ देंगे। कोई शर्म हया है कि नहीं? हरजाइयों की तरह बाजार में घूमने लगी है। पर रुक्मणी ने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। दूसरे दिन वह फिर घर से निकल गई और स्कूल जा पहुँची। जब भाइयों को पता चला तो वे लठ लेकर स्कूल के बाहर जा खड़े हुए। लोग इकट्ठा हो गए, पर वह रुक्मणी के हक में अच्छा हुआ, क्योंकि कुछ एक ने भाइयों का विरोध किया। पर रुक्मणी का स्कूल जाना एक तमाशा बन गया। कभी देवर दरवाज़ा बंद कर देते, कभी घर के सामने खड़े हो जाते, कभी कभी शोर सुनकर मिर्गी वाले को दौरा पड़ जाता। इससे घर में कोहराम मच जाता। कभी कभी उसका पागल पति हाथ में डंडा उठाए पैतरे बदलता, लोगों से उलझता, रुक्मणी के पीछे पीछे जाने लगता और स्कूल तक जा पहुंचता। गली बाजार के लोग उसके साथ मस्खरियाँ करते। कोई उसका डंडा खींच लेता, कोई कंकड़ फेंकता और रुक्मणी बेचारी खून के आंसू रोती, घूंघट काढ़े बाजार लांग जाती और स्कूल में घुस जाती। इन हालातों में रुक्मणी की पढ़ाई हुई। एक एक दिन दादी कहती है तलवार की धार पर चलने के बराबर था। उसे भगवान ने बड़ा धैर्य दिया था। रुक्मणी स्कूल के अंदर चली जाती तो पागल कभी स्कूल के बाहर डोलता, कभी बाजारों में घूमता रहता और सनक उतरने पर घर लौट आता। संसार में सहृदयी लोगों की कमी नहीं होती। धीरे धीरे गली बाजार वालों ने स्थिति समझ ली और हंसना मजाक करना बंद कर दिया। गलियों में से रुक्मणी घूंघट काढ़े निकल आती और पीछे उसका पागल पति नाचता छड़ी हिलाता आता तो भगवान से डरने वाले लोग हाथ जोड़ देते और मन ही मन कहते, ऐसा दिन देखना किसी को नसीब ना हो। स्कूल वालों ने भी रुक्मणी की पीठ पर हाथ रखा। आर्य समाजियों का स्कूल था। दादी कहती है स्त्रियों के हक में अच्छे थे। उस वक्त रुक्मणी की उम्र 16 या 17 बरस की होगी। उसने 3 या 4 जमातें पास कर ली। उन दिनों यह भी बहुत माना जाता था और स्कूल वालों ने उसकी स्थिति को देखकर उसे स्कूल में अध्यापिका बना लिया। और दादी कहती हैं रुक्मणी सुखी हो गई, मतलब कि वह अपने पाँव पर खड़ी हो गई, खुद मुख्तार हो गई। इसी बीच उसने माड़ी में रहना भी छोड़ दिया और पति को लेकर स्कूल के सामने एक कोठरी में रहने लगी।
देवर घात लगाए बैठे थे कि कब पागल मरे और वह पूरी माड़ी हथियाएं। पर जब पागल नहीं मरा तो वे रुक्मिणी पर अपनी हुकूमत नहीं चला पाए, तो उन्होंने रुक्मिणी को कहला भेजा कि हम तुम्हारा महीना बांध देते हैं। हम चारों भाई 2-2 रुपये हर महीना तुम्हें दिया करेंगे। तुम मकान का अपना हिस्सा हमारे नाम लिखवा लो। रुक्मिणी ने मकान लिखवा दिया और माड़ी वाले दीवान मायादास की बहू एक बेघर पागल की पत्नी बनकर रह गई। कितने दिनों तक उन्होंने उसे पैसे दिए भी या नहीं दिए, दादी नहीं जानती। दादी केवल इतना जानती है कि रुक्मिणी सुखी हो गई। कस्बे की 20 लड़कियों को उसने पढ़ाया। उसका पागल पति अब भी उसके इशारे पर चलता, जहाँ बैठ जाता वहीं बैठा रहता, और जब सनक उठती तो गली बाजार से लाल पीली रंग बिरंगी थिगलियाँ और लीरे चुन चुन कर ले आता और रुक्मिणी को देता। कभी दौरा पड़ता तो बाजारों में भागता फिरता, और रुक्मिणी स्कूल से लौटने पर उसे कभी एक बाजार से दूसरे बाजार में ढूंढती फिरती। पर दादी कहती है रुक्मिणी सुखी हो गई थी। सच कहें तो ये रुक्मिणी के सबसे सुखी दिन थे। अब वह लंबी आयु पार कर पूरे 25 बरस की हो चली थी। इसी बीच स्कूल और कस्बे के पढ़े लिखे सयानों ने रुक्मिणी को मशवरा दिया कि अपने पति को लाहौर के पागल खाने में भर्ती करवा दे। इससे शायद यह संभल जाए, और रुक्मिणी ने ऐसा ही किया। पति को समझा बुझाकर वह एक काफिले में उसे लाहौर ले गई और पागल खाने में दाखिल करवा आई। जो एक बार वह तंदुरुस्त होकर लौट आए और वह भी अन्य लोगों की तरह घर गृहस्थी चला पाए, तो इससे बढ़कर रुक्मिणी को क्या चाहिए था। वह बड़ी बेताबी से उसके स्वस्थ हो जाने का इंतज़ार करने लगी। उन दिनों लोगों को क्या मालूम था कि पागल खानों में भी पागलों के इलाज में बरसों लग जाते हैं। पर दादी कहती है कि सच पूछो तो जब से रुक्मिणी उसे छोड़कर लौटी थी और अपनी कोठरी में कदम रखा था, उसी दिन से उसका मन उदास हो गया था, और अंदर ही अंदर जैसे उसे लगा था कि वह लौट कर नहीं आएगा। जीवन में पहली बार अब वह अपने को निराश्रित और अकेली महसूस करने लगी थी। दादी कहती हैं कि अंदर ही अंदर उसका मन उचट गया था। न माँ न बाप, न बहन न भाई, न सास न ससुर, एक पागल ही था जो उसका अपना था। जब वह था तो रुक्मिणी का घर था, गृहस्थी थी, और जब वह नहीं रहा तो मानो उसकी जिंदगी की टेक ही टूट गई थी। पर अब उसे बहुत इंतज़ार करना बदा नहीं था, क्योंकि इसके 2-3 साल बाद ही रुक्मिणी मर गई। दादी कहती हैं कि अब छुट्टी होने पर वह तीर्थों पर जाने लगी थी। जब कोई छड़ी जाती और उसे छुट्टियां होती तो वह साथ हो लेती, और एक बार अमरनाथ की यात्रा पर गई तो लौटकर नहीं आई। दादी कहती हैं उन दिनों सड़कें तो थी नहीं, कच्चे रास्ते से लोग पानी बरसात में जाते थे, सैकड़ों मर जाते थे। कहीं बारिश हुई होगी, कच्ची पहाड़ी पर से कोई चट्टान गिरी होगी और रुक्मिणी उसके नीचे कुचल गई होगी। भाग्य अच्छे थे, दादी कहती है, जो वे तीर्थों पर मरी। उसकी उम्र कुछ न रही होगी तो 30 तो जरूर ही रही होगी। और उसके पति का क्या बना? दादी कहती है वह सचमुच लौट आया। पहले से बहुत कुछ संभल गया, केवल मामूली सी सनक बाकी रह गई थी। पर जब वह स्कूल के बाहर पहुंचा और उसे पता चला कि रुक्मिणी वहाँ नहीं है, तो उसके मन को धक्का लगा और वह फिर भटक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह मर गई। उसने यही समझा कि वह उसे छोड़कर कहीं चली गई है, और फिर गलियों बाजारों में भटकने और रंग बिरंगी थिगलियाँ बटोरने लगा, और एक ही वाक्य की रट बार बार लगाने लगा, रुक्मिणी झूठी है। कस्बे के मन चले उसे चिढ़ाते, कहते, वह देख रुक्मिणी आ रही है। वह घूम कर देखता और फिर अपनी अदा में कह देता, रुक्मिणी झूठी है, और अपनी रंग बिरंगी थिगलियों को सहलाने लगता। दादी कहती है उन्होंने एक बार उसे देखा भी था, पर अपने कस्बे में नहीं, किसी दूसरे कस्बे में वह थिगलियाँ बटोरता घूम रहा था।